हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है, जो कि है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी की। इससे हम सेपरेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अगर किसी विलयन में जो सॉलिड है, ठीक है, जो उसमें विलय है वो बहुत ही माइन्यूट या कम मात्रा में उपस्थित है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारी इंक होती है, ठीक है, इंक के अगर हम सिर्फ ब्लैक इंक की भी बात करें तो वो सिर्फ काले रंग से नहीं बनी होती, उसमें अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है। उसमें पीला रंग भी होगा, लाल रंग भी होगा, हरा रंग भी होगा, उसमें वो सारे मिक्स होते हैं और मिल के वो काला रंग बना होता है। तो देखिए, इसकी सेपरेशन के लिए, इसके सारे डिफरेंट कलर्स की सेपरेशन के लिए हम क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक स्पेशल टाइप के पेपर की, जिसे हम क्रोमैटोग्राफी पेपर कहते हैं, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। अब क्या किया जाएगा इस तकनीक में, देखिए यहां पर एक बीकर लिया है, बीकर में हमने पानी लिया है। यहां पर ये पेपर जो हमने लिया है, इस पर सबसे पहले तो पेंसिल से एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर हम इसमें इंक की एक ड्रॉप डाल देंगे, ठीक है। हमें क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, हमने खाली इंक की एक ड्रॉप डाली और अब हम इसको इस पानी में यहां पर सस्पेंड कर देंगे। यानी यहां पर हमने किसी हुक से इसको टांग दिया और पानी से ये जस्ट टच हो रहा है, इंक में नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक ऊपर ही रहनी चाहिए पानी से, बस खाली पानी यहाँ पे इस स्ट्रिप को टच कर रहा है ताकि वो इसमें पानी चढ़ना शुरू हो जाए। अब पानी जब इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इस इंक को भी वो अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा। अब इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का प्रिंसिपल ही ये है। ये डिपेंड करता है कि ये जो डिफरेंट कलर्स हमें मिले हैं, इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो अलग अलग है। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ऊपर अपना मार्क बनाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे की तरफ को अपना मार्क बनाएगा, ठीक है। तो हमारी इंक जो है जैसे जैसे पानी में डिसॉल्व होती है और पानी के साथ ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी, वही ऊपर तक पहुंच पाएगा। जिसकी घुलनशीलता कम होगी वो वहीं पर अपने मार्क छोड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एक ब्लैक इंक के स्पॉट के सारे कलर्स जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक ड्रॉप से ये सेपरेशन करी है। तो एप्लीकेशंस या यूजेस क्या है क्रोमैटोग्राफी के, सबसे पहले तो ये कलर्ड सब्सटेंसेस को, यानी जो आपके रंग वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के काम आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। सेकेंड है, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मान लीजिए बॉडी में किसी में बिल्कुल ट्रेस अमाउंट यानी बहुत जरा सी क्वांटिटी या मात्रा में पॉइजन्स प्रेजेंट है या जहर वगैरह के अंदर है, तो वो भी इससे पता लगाया जा सकता है। फिर तीसरा है आपका ऑल्सो यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि अगर बहुत कम क्वांटिटी में अगर हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रोडक्ट बना है तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं क्रोमैटोग्राफी की तकनीक द्वारा। इसके अलावा जैसे आपकी क्लोरोफिल वगैरह जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है। तो क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक से हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे। प्रिंसिपल याद रखना है, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा अपना मार्क छोड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आसवन विधि। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने का काम आ सकता है जिसमें जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का। सॉल्ट जो है वाटर में सॉल्यूबल है। अगर अब हमें इन दोनों को सेपरेट आउट करना है तो हम डिस्टिलेशन या आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू गेट बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम सी वाटर मिक्सचर। अब इसका फायदा ये है कि हमें यहाँ पर पानी भी मिल जाता है और सॉल्ट भी मिल जाता है। हम नहीं तो सॉल्ट और वाटर को इवेपोरेशन की मेथड से भी सेपरेट कर सकते थे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, लेकिन मैंने आपको वहां भी बताया कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हमें वाटर नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ सॉल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ डिस्टिलेशन मेथड में हमको दोनों चीजें या दोनों कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें सेटअप कैसा है। पहले हम एक फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने यहाँ पर सॉल्ट वाटर का मिक्सचर जो है वो डाल दिया है और इसको हीट करना हम शुरू करेंगे। ऊपर से थर्मामीटर ऐड कर रखा है और साथ में देखिए यहाँ पर एक ट्यूब से कनेक्ट कर रही है हमारे कंडेंसर से।
तो ये जो कंडेंसर है इसमें क्या होता है, ये देखिए वाटर यहां से जाएगा, इसके चारों तरफ ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये एक इसमें वाटर रन करता है, कोल्ड वाटर रन करता है। जब यहां से जब स्टीम यहां से उठेगी तो वो स्टीम यहां से इस तरफ जाएगी, लेकिन जब वो इस ट्यूब में आती है तो ये ट्यूब है ठंडी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, कोल्ड वाटर। तो जब इसके कांटेक्ट में ये आएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि संघनन हो जाएगा, और जो हमारी वाष्प थी वो वापस से जल में परिवर्तित होके ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ इस वाले रिकवरिंग फ्लास्क में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। बहुत सारे कंट्रीज में डिस्टिलेशन की प्रक्रिया द्वारा ही जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कंट्रीज हैं, बाहर के देश हैं, उनमें वो समुद्र है उनके आसपास, तो वहां से सॉल्ट वाटर जो है या सी वाटर जो है उसको लेते हैं और फिर डिस्टिलेशन करके उन्हें सॉल्ट भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है। अब ये है आपका पूरा सेटअप। वाष्प कब बनेगी, यहाँ पे जब ये टेम्परेचर थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर ये वाष्प परिवर्तित होगा, फिर ये कंडेंसर के थ्रू जब पास होगा तो ये फिर से जल में परिवर्तित होकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, और पीछे यहाँ पर बाद में इस प्रक्रिया में हमें मिलेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट और वाटर दोनों हमें यहाँ पर मिल गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक लिक्विड्स का अगर मिश्रण है तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए, उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा है आपका बाय सेपरेटिंग फनल। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो लिक्विड्स हैं वो किस तरह के हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं या इनमिसिबल लिक्विड्स हैं। देखिए, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एल्कोहल और वाटर, ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाए, ये कितना भी लिया जाए, ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। और आपके इनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर दोनों की जो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है वो अलग है, और इसीलिए ये दोनों आपस में घुलते या मिलते नहीं है। मिश्रण बनाने की कोशिश भी करेंगे तो इनकी सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी, अलग अलग सतहें बन जाएंगी। तो देखिए, जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रभाजी आसवन। और जो आपका इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड कहने का अर्थ है जो बहुत जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इनके जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, तो जरा सा भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो तुरंत ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो है पहले डिस्टिल हो जाएगा, और जो कम वॉलेटाइल है यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो ज्यादा है, वो बाद में डिस्टिल होता है। एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभाजी स्तंभ। तो प्रभाजी स्तंभ बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। बिल्कुल सेम आपका जैसा डिस्टिलेशन का प्रोसेस था ना, बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें एक चीज यहाँ पर ये ऐड हो गई है, ये है आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यानी कि प्रभाजी स्तंभ। अभी प्रभाजी स्तंभ क्यों बनाया गया है, देखिए सब चीजें सेम है। यहाँ पर फ्लास्क में हमने मिक्सचर लिया, यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया है। एसीटोन जो होता है वॉलेटाइल होता है, वाटर हमारा जो है लेस वॉलेटाइल होता है कंपैरिजन में। ठीक है, एसीटोन जल्दी डिस्टिल ऑफ हो जाएगा, वाटर देर में होगा। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर ये टेम्परेचर के अलग अलग स्तर बना देता है। यानी अगर हम यहाँ से जब हीट देंगे, ठीक है, अब ये कॉलम किसका बना हुआ है, ग्लास बीज जिसमें पड़ी हुई है, कांच की जो है छोटी छोटी गोलियां जैसी जो है वो इसमें कंचे जैसे पड़े हुए हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम करेगा, लेबोरेटरी मेथड बता रही है। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो यहाँ पर जो हीट पहुंच रही है वो इसे सबसे ज्यादा गर्म कर देगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ये हीट जो है कम होती जाएगी। दैट मीन्स जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, सबसे तेज होगा नीचे, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर इससे कम होता चला जाएगा, सबसे ऊपर सबसे कम टेम्परेचर या तापमान होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम इसको हीट करेंगे। हीट करने के लिए हमने जैसे मान लीजिए एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक है, हमने केवल उस तक उसको हीट किया, तो हमारा एसीटोन का लगभग 56 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वैसे अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो हम 2 ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। ठीक है, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
इतना होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे लिक्विड को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। चलिए अभी हम बात करते हैं एसीटोन और वाटर की। तो एसीटोन जो है हमारा 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ऑफ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हीट देनी शुरू करी और यहाँ टेम्परेचर यहाँ पर पहुंचा दिया 56 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसे और हीट करना है। हीट इतना तक करना है कि यहाँ हाइयर तक जो है 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए। हाइयर तक क्यों? तभी तो एसीटोन जो है वो वाष्प बन के यहाँ तक पहुंचेगा। अगर यहाँ ऊपर पहुंचने तक जो है कम हो गया तापमान तो वो फिर से यहीं कंडेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ अपर लेयर तक पहुंचाना है और ताकि एसीटोन जो है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर इनके पास से गुजरे और फिर जब वो इस कंडेंसर से गुजरेगा तो कंडेंसर का काम है, ये एक संघनक है, ठीक है, इसके आसपास वही है, इस ट्यूब के आसपास जो है वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, कोल्ड वाटर। तो ये इन एसीटोन की वाष्प को फिर से कंडेंस कर देगा और ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, यहां से हम जब तक सारा एसीटोन हमारा कलेक्ट नहीं हो जाता हम इसे 56 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे बना के रखेंगे। इसके बाद जब हमारा एसीटोन यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा तो इसे हटा देंगे और दूसरा फ्लास्क यहाँ लेंगे और फिर वाटर को भी इसी तरीके से डिस्टिल कर लेंगे। इससे हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। ऐसे ही आप एल्कोहल का ले सकते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर। इसमें शायद आई थिंक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस का फर्क है इसमें। लेकिन हम इन दोनों को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। फिर अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो आपका क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, जो पेट्रोल वगैरह, केरोसिन, डीजल हम यूज करते हैं, अपने व्हीकल्स में भरवाते हैं, वो इसी तरीके से नहीं मिलता है जमीन से। जमीन से तो क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। क्रूड ऑयल में सभी चीजें मिक्स्ड होती है, फिर इनको सेपरेट करना पड़ता है और ये सेपरेशन भी किसके द्वारा किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही ये सेपरेशन किया जाता है, क्योंकि सबके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। तो पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन वैक्स जो होता है वो सब अलग अलग कॉलम्स पे सेपरेट हो जाते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कमर्शियली जो बनाया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बता रखी है कि इस तरीके का एक टैंक होता है। यहाँ से देखिए जो हीटेड ऑयल है, क्रूड ऑयल, इसको यहाँ पे दे रहे हैं। टेम्परेचर अलग अलग है, ऊपर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 300 डिग्री सेल्सियस पे आपका डीजल आ जाएगा, फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो कैरोसिन आ जाएगा, फिर उससे ऊपर आपको पेट्रोल मिल जाएगा, फिर ब्यूटेन एंड प्रोपेन मिल जाएगा। इस तरीके से आपके जो सारे कंपोनेंट्स है वो क्रूड ऑयल में से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये आपका सेपरेशन ऑफ गैसेस, ये भी आप इसी प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी फिल्टर्ड एयर होती है उसको यहाँ पर इस चेंबर में भेजा जाता है। इस चेंबर में एयर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। तो जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर या दबाव जो है वो एयर के ऊपर डालेंगे तो इससे जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि हम जो पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे थे हम उन्हें जबरदस्ती जो है क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो उसे हीट अप कर देगी। अब यहां से ये जो हॉट एयर है फिर इसको डाला जाता है नेक्स्ट वाले चेंबर में और यहाँ पर आप देखेंगे तो राउंड में एक ट्यूब घूम रही है स्पाइरल फॉर्म में। इसमें क्या जा रहा है, इसमें कोल्ड वाटर, एकदम फ्रीजिंग वाटर जो है जा रहा है। तो जो एयर आएगी वो इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी। तो देखिए यहाँ जब हाई प्रेशर से इसको हमने यहाँ इस चेंबर में डाला तो यहाँ पर इस फ्रीजिंग वाटर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में आकर ये हो जाएगी बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है। तो अब हॉट एयर क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। अब हमने यहाँ से इस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को नेक्स्ट चीज में डाला है जो कि है एक सेपरेटर, पृथक करने वाला। अब यहाँ हम किस चीज के लिए पृथक कर रहे हैं इसको, जब इतना ठंडा हम इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप जानते हैं ये सब्लाइमेबल है, ठीक है। जो हमारी CO2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई आइस में, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये चेंबर्स को ब्लॉक कर सकती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, पहले ही सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो हमारी शुष्क CO2 जो है वो यहाँ से अलग हो जाती है। बाकी की एयर को जो हमारी अब लिक्विफाई हो चुकी है, टेम्परेचर गिराने और प्रेशर बढ़ाने से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। देखिए अब ये जो लिक्विड एयर होती है इसे भेजा जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इस प्रभाजी आसवन स्तंभ में एयर धीरे धीरे गर्म होना शुरू होती है और जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वाथनांक आता जाएगा वैसे वैसे वो सेपरेट आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ आपको लेके ये चीज ध्यान में रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कौन सी गैस जो है वो सेपरेट आउट होती है। देखिए सबसे पहले बॉयल ऑफ होती है नाइट्रोजन, जिसका क्वाथनांक है 196 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड नंबर पे आती है आपकी आर्गन, जिसका क्वाथनांक है -186 डिग्री सेल्सियस। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन, जिसका क्वाथनांक है -183 डिग्री सेल्सियस।
तो इस तरीके से आपका ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले कौन सेपरेट आउट होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन। इसी तरीके से आपको दिखा भी रखा है, देखिए नाइट्रोजन सबसे ऊपर तक पहुंचेगी, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन जो है आपकी अलग कलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं लिक्विड ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा यूज होता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो इममिसिबल लिक्विड्स है, यानी ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उनको सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेंसर लिक्विड होता है, यानी जो जिसका घनत्व ज्यादा है, वो नीचे वाली लेयर बनाएगा, और जिसका घनत्व या डेंसिटी कम है वो ऊपर वाली लेयर बनाएगी। तो अगर हम वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले रहे हैं तो वाटर नीचे होगा, केरोसिन ऑयल ऊपर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फनल है, इस फनल के बाद यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी होती है, और यहाँ पर हम इसे घुमाएंगे तो देखिए ये जल इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही ये जल पूरा खत्म होकर केरोसिन यहाँ पहुंचने वाला होगा, हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे जल हमारा सेपरेट हो गया, और उसके बाद हम केरोसिन को दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इममिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सारी टेक्निक्स या सारी विधियां जिनके द्वारा आप मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं या मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।